कल हम लोगों ने कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन देखी थी। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन देखी थी, याद है? कोई दिक्कत नहीं ना है? हम लोगों ने उसके बाद एग्जेम्प्टेड गुड्स की भी डेफिनेशन देखी थी, और एग्जेम्प्टेड गुड्स में 3 तरह के गुड्स को शामिल किया गया था, याद होगा। 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स हों, होली 0 रेटेड गुड्स हों, या फिर नोटिफिकेशन में जो 1/2011 एंड 12/2012 आया है 2% एंड 1% कोल एंड फर्टिलाइज़र पे वो। आगे बढ़ने से पहले फिर हम एक चीज़ बता दें, जैसे हम लोगों ने कल कैपिटल गुड्स को देखा था, डेफिनेशन आज हम लोग को आगे भी देखनी है। एग्जेम्प्टेड गुड्स के बाद अब हम लोग एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की डेफिनेशन देखेंगे, इनपुट की डेफिनेशन देखेंगे, फर्स्ट स्टेज डीलर एंड सेकंड स्टेज डीलर की डेफिनेशन देखेंगे। क्लियर है ना? नॉर्मली जो हम लोग को डेफिनेशन पार्ट में देखना है, द फर्स्ट वन डेफिनेशन वाज कैपिटल गुड्स, उसके बाद एग्जेम्प्टेड गुड्स जो मेन डेफिनेशंस हैं, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, चलो फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकंड स्टेज डीलर, मेन ये डेफिनेशंस हैं जो हम लोग को देखनी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, रूल 3। उसमें बताया गया था चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, दोनों ने अगर इनपुट कैपिटल गुड्स या सर्विसेज यूज़ किए हैं और उन पर कोई एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स का पेमेंट किया है, और अब आउटपुट सर्विसेज या फाइनल गुड्स पर, एक और डेफिनेशन हम लोग को देखना है, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स पर या आउटपुट सर्विसेज पर जो टैक्स बनेगा, उस टैक्स में से हम उस टैक्स की क्रेडिट लेंगे जो हम ऑलरेडी इनपुट पर, कैपिटल गुड्स पर या सर्विसेज पर पे कर चुके हैं। इसी को हम बोलते हैं सैनवेट क्रेडिट। याद आया? ये हम लोगों ने कल देखा था। आज एक और पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन पर चलते हैं, वापस डेफिनेशन पर आएंगे। आखिर हमें क्रेडिट किन ड्यूटीज का मिलता है? ढंग से सुनना। आखिर हमें क्रेडिट किन ड्यूटीज का मिलता है, इसकी भी तो बात हो जाए। हम लोगों ने बात की एक्साइज ड्यूटी, तो पहली एक्साइज ड्यूटी आती है, हाँ एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, हाँ या ना? टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, गुड्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। याद आया? ये ड्यूटीज हम लोगों ने देखी थी। इसके अलावा और एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। इसके बाद हम लोगों ने सर्विस टैक्स में सर्विस टैक्स देखा था, और एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। हम नॉर्मली इन्हीं ड्यूटीज़ की बात करेंगे, और एक और ड्यूटी की बात करेंगे जो कस्टम में थी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम
अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, जो लोकल टैक्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए किया गया था। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन, याद आया? हम इन्हीं की बात करने जा रहे हैं, हम इसके अलावा किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे। इनकी क्रेडिट हम कहाँ कहाँ लेंगे, ये याद रखना। एनसीसीडी की क्रेडिट केवल एनसीसीडी में लेना। कोई दिक्कत आई? नहीं ना? एजुकेशन सेस की केवल एजुकेशन सेस में क्रेडिट लेना, कहीं और नहीं ले सकते। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की केवल सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में ही हम क्रेडिट ले सकते हैं। यानी अगर मुझे आउटपुट सर्विसेज में सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का पेमेंट करना है तो मैंने जो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का पेमेंट ऑलरेडी किया है केवल उसी से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, बचा आपका ये और ये, क्या कर सकते हो? कहीं भी क्रेडिट ले सकते हो। आने दो, धीरे धीरे, थोड़ा पेशेंस रखें। असल में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो सारी स्टोरी केवल इसी की होती है। सारी की सारी जो स्टोरी हम लोग को देखनी पड़ेगी केवल इसी की देखनी पड़ेगी। किसकी क्रेडिट लें, कब किसकी क्रेडिट ना लें, किसके साथ एडजस्ट करें, किसके साथ एडजस्ट ना करें, सारी प्रॉब्लम बस उसी समय आएंगी। ये उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको कभी बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सीटा सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट का सेकंड शेड्यूल याद आया होगा, और एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज टैरिफ एंड टैरिफ, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल एंड गुड्स ऑफ ए स्पेशल इंपॉर्टेंस, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। मैं चार्ट बना दूं, लिखोगे? अब इसको लिख लिया जाए। क्रेडिट ऑफ टू बी यूज्ड इन, यानी हम इसको सैनवेट क्रेडिट बोल सकते हैं। पहला, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, गुड्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। अच्छा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। इनका यूज़ सुन लो इधर, इन सारी ड्यूटीज़ का यूज़ आप कर सकते हैं पेमेंट करने में। बेसिक एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करने में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करने में कर सकते हैं, सर्विस टैक्स का पेमेंट करने में यूज़ कर सकते हैं। इन सब का यूज़ क्रेडिट ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सुन लो, एजुकेशन सेस में भी इनका यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में भी इनका यूज़ हो सकता है।
लेकिन सुन लो पहले, एजुकेशन सेस का क्रेडिट केवल एजुकेशन सेस में ही जाएगा। क्लियर है? एजुकेशन सेस का क्रेडिट केवल एजुकेशन सेस में ले सकते हैं, जबकि इनसे आप एजुकेशन सेस का भी पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का यूज केवल सेकेंडरी, ये अलग है, एंड हायर एजुकेशन में भी कर सकते हैं। बोलो। एनसीसीडी का यूज केवल एनसीसीडी में ही कर सकते हैं। नोट कर लें तो मैं लास्ट पॉइंट बताऊं। दिस इज योर एडिशनल कस्टम ड्यूटी 3133। लेकिन अगर हम बात करें, ढंग से सुनना, क्लियर है, स्पेशल एडिशनल व्हाट कस्टम ड्यूटी, जो अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 था। बस एक चीज़ याद रखनी है इसके केस में, एक चीज़ याद रखना, नॉट टू बी यूज्ड टू पे सर्विस टैक्स। ओहो हो, बस 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 बस, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? लिख लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे सब इसी के बेसिस पर होंगे। क्लियर है कि अभी कोई डाउट है? अच्छा चलो बता ही दो, इसका यूज़ कहाँ कहाँ इसका मतलब कर सकते हो? इसका यूज़ आप बेसिक में कर सकते हैं, स्पेशल में कर सकते हैं, एजुकेशन से इसमें कर सकते हैं, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, यूज्ड कहाँ कहाँ होगा? नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी,
एक्सरसाइज में बताया गया था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह पर हटाएं, इसको हटा सकते हैं कि अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कल का जो पहला पॉइंट था वो आपका सैनवेट क्रेडिट को क्लियर कर रहा था। दैट वाज टू इजी। नाउ जो ये पॉइंट है हमेशा डिस्टर्ब करता है, हमेशा क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, हमेशा डिस्टर्ब करेगा। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो सैनवेट क्रेडिट भी ढंग से समझ में आने वाला नहीं। जब भी क्वेश्चन करेंगे कहीं ना कहीं उलझ जाओगे, तो उलझना नहीं है, सिस्टम यही है। ठीक, हटा सकते हैं। मैंने कहा बेसिक एक्सरसाइज ड्यूटी कहीं भी यूज़ करो, स्पेशल एक्सरसाइज ड्यूटी कहीं भी यूज़ करो, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, एजुकेशन से सर्विस टैक्स। ठीक, ये इतनी चीज़ें आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एवन एजुकेशन सेस में भी कर सकते हैं और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में भी कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन सेस को एजुकेशन सेस में यूज़ करेंगे, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस को सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस में यूज़ करेंगे, एनसीसीडी को एनसीसीडी में यूज़ करेंगे। लेकिन एक और है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। इसका यूज़ आप सर्विस टैक्स में ना करके बाकी सब में कर सकते हैं, याद रहेगा। अब आते हैं वापस हम लोग अपनी डेफिनीशन पार्ट पे। ये छोटी मोटी चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि जब हम लोग आगे चलेंगे डेफिनीशन को छोड़ करके, तो हम लोग के लिए बहुत ही आसान रहेगा चीज़ों को फिर समझना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्जेम्प्टेड गुड्स देखे थे और आज उसी बेसिस पर डेफिनीशन देखते हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की। किसकी? एग्जेम्प्टेड गुड्स में 3 तरह के गुड्स आए थे। पहला ज़ीरो, होली एग्जेम्प्टेड और नोटिफिकेशन में। अब एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी? होली एग्जेम्प्टेड या नेगेटिव लिस्ट में आने वाली सर्विसेज, होली एग्जेम्प्टेड या नेगेटिव लिस्ट में आने वाली सर्विसेज, होली एग्जेम्प्टेड या नेगेटिव लिस्ट में आने वाली सर्विसेज। और एक और चीज़ जुड़ जाती है, तीसरी पॉइंट, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में भी 3 तरह की सर्विसेज को एग्जेम्पशन दिया गया, माना गया है। एग्जेम्प्टेड एक तो होली एग्जेम्प्टेड, सर पूछना क्या है, एग्जेम्प्टेड गुड्स होली एग्जेम्प्टेड, पूछना क्या है। जीरो रेटेड, यहाँ पर जीरो रेटेड के बजाय नेगेटिव लिस्ट, बात तो वही हुई एक तरह से कि सर्विस है लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट वहाँ पर था नोटिफिकेशन, और यहाँ पर कहा गया है, मेरी वर्ड ढंग से सुनना, शुरू के 4 वर्ड जो मैं बोलूँगा ढंग से सुनना, शुरू के 4 वर्ड, बाकी के वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। सर्विसेज, टैक्सेबल सर्विसेज, इंपॉर्टेंट चीज है, टैक्सेबल सर्विसेज हुज पार्ट ऑफ सर्विस, टैक्सेबल सर्विसेज हुज पार्ट ऑफ वैल्यू इज एग्जेम्प्टेड ऑन द कंडीशन, जिसका कुछ हिस्सा एग्जेम्प्टेड है, पूरा नहीं। होली एग्जेम्प्टेड तो पहले में ही आ गया था, होली एग्जेम्प्टेड सर्विसेज पहले में ही आ गया था, निगेटिव लिस्ट दूसरे में आ गया था। तीसरा बोल रहा है टैक्सेबल सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो टैक्सेबल है, जिन पर टैक्स लगना है, टैक्सेबल सर्विसेज हुज पार्ट ऑफ द वैल्यू इज एग्जेम्प्टेड ऑन द कंडीशन, कुछ शर्तों पर। इस शर्त पर एग्जेम्प्टेड है कि बेटा तुम सैनवेट क्रेडिट ना लेना। अरे हो तो क्या काम खत्म, नहीं समझे मेरी बात। इस बेसिस पर एग्जेम्पशन है कि नाउ यू कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ सैनवेट क्रेडिट ऑफ दीज ड्यूटी वॉट एवर यू हैव पेड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन, इफ योर सर्विस पार्ट ऑफ द सर्विस इज एग्जेम्प्ट, then you are not eligible to take the credit of that service. That's why it is falls under the category of exempted services. बात खत्म ना। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज का मतलब क्या है? जिसकी क्रेडिट हम ना ले सके, एक तरह से यही समझ लो, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, नेगेटिव लिस्ट में है। यहाँ तीसरा कि इस बेसिस पर एग्जेम्पशन दिया गया, पार्ट ऑफ द वैल्यू इज एग्जेम्प्टेड, इस कंडीशन पर कि बेटा तुम क्रेडिट नहीं लोगे। मैं पूरा पढ़ूँ अब। Taxable services whose part of value is exempted on the condition that no credit of input and input services used for providing such taxable services shall be taken. No credit shall be taken.
बात समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट है? अब हमसे कोई कहे सर एग्जेम्प्टेड गुड्स की डेफिनेशन बताइए, सर 3 हैं, 100% ज़ीरो रेटेड नोटिफिकेशन। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज 3 हैं, 100% एग्जेम्प्टेड, नेगेटिव लिस्ट, या इस बेसिस पर, इस कंडीशन पर माफ़ किया जाना सर्विस के पार्ट को कि आप सेनमेट क्रेडिट नहीं लेंगे, दैट्स इट। क्लियर है? उसको भी हमने किस कैटेगरी में डाला? एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। तो अब जब भी दिमाग में, अब जब भी मैं बोलूँ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज तो इसका मतलब ये कि ये 3 चीज़ें। जब भी मैं बोलूँ एग्जेम्प्टेड गुड्स तो इसका मतलब ये 3। ठीक। नेक्स्ट है हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट। मत बताइए सर, आप बता चुके हैं कहाँ? एक्साइज ड्यूटी में। फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया, और जो एक्साइजेबल होता है। और एक्साइजेबल गुड्स की डेफिनेशन हम लोग ने सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में देखी थी, हाँ या ना? चलो, फाइनल प्रोडक्ट मीन्स एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस फ्रॉम इनपुट और यूजिंग इनपुट सर्विसेज। ठीक है। Excisable goods are defined under section 2 subsection D, goods which are specified in the tariff as being subject to a duty of excise and include salt। कुछ था ना? बोलो। चलो, खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट स्टेज डीलर की डेफिनेशन। किसकी? जो कितनी आसान है डेफिनेशन। एग्जाम में अगर डेफिनेशन आ जाए तो हम लोग को तो बड़ा आसान लगेगा। अगर हमसे कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो हमको मालूम है कितने तरह की? 4। पहला बताया था कैपिटल गुड्स इंक्लूड्स नेमली द फॉलोइंग थिंग्स। पहला चैप्टर 82, 84, 85, 90। दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। तीसरा स्पेयर एसेसरीज एंड कंपोनेंट्स दोनों में। फोर्थ मोड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स, ट्यूब्स एंड पाइप्स, स्टोरेज टैंक, मोटर व्हीकल, दैट्स इट। एक और था रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल। क्लियर है? यूज्ड इन किस में? पहला इन द फैक्ट्री, दूसरा आउटसाइड द फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बी यूज्ड एज अ कैप्टिव कंजम्पशन इन द विद इन द फैक्ट्री। दूसरा बताया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल, मोटर व्हीकल टू बी यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में आया था किराए पर दे देना गाड़ी को, या आपका सामान लेकर आना और जाना। तीसरा कोरियर एजेंसी। और पैसेंजर के केस में किराए पर दे देना, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या ड्राइविंग स्किल्स यानी कि लर्निंग मोड में। इसके अलावा बताया था स्पेयर्स, कंपोनेंट एंड स्पेयर पार्ट, एसेसरीज। ठीक। एग्जेम्प्टेड गुड्स हो गया, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हो गई, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेज डीलर 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट स्टेज डीलर 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट स्टेज डीलर 2 तरह के होते हैं। एक वो बंदा जो सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदे। सीधे कहाँ से सामान खरीदे? चलो मैन्युफैक्चरर के डिपो से सामान खरीदे, बात तो वही हुई। चलो मैन्युफैक्चरर के कंसाइनमेंट एजेंट से सामान खरीदे, बात तो वही हुई। या तो मैन्युफैक्चरर से खरीदे, मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री से, या मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से, बात तो वही है। मैन्युफैक्चरर अंडर द काइंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरर है दोनों चीज़ें। दूसरा या तो मैन्युफैक्चरर से खरीदे, या तो उसके कंसाइनमेंट एजेंट से खरीदे, या तो डिपो से खरीदे, बात खत्म हो गई। जो आदमी जो बंदा, जो पर्सन इन जगहों से सामान खरीदेगा अंडर द इनवॉइस एज पर एक्साइज एक्ट, अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस एज पर एक्साइज एक्ट, अगर उस इनवॉइस के तहत जो मैंने तुमको बताया था कंटेंट ऑफ इनवॉइस, अगर कोई बंदा बिल के थ्रू माल खरीदे, बस ये समझ लो, ठीक, अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस, तो उसको फर्स्ट स्टेज डीलर बोला जाएगा। फर्स्ट स्टेज डीलर वो है जो मैन्युफैक्चरर के बाद होता है, जो पहली बार डील कर रहा है सामान को, वो फर्स्ट स्टेज डीलर। मैन्युफैक्चरर के बाद तो वो बंदा जो मैन्युफैक्चरर से, या तो उसकी फैक्ट्री से, या उसके वेयर हाउस से, या कंसाइनमेंट एजेंट से, या उसके डिपो से सामान खरीदता है, वो फर्स्ट स्टेज डीलर होगा।
फर्स्ट स्टेज डीलर वो भी होगा जो किसी इंपोर्टर से सामान खरीदे। कहाँ से सामान खरीदे? इंपोर्टर से। सोचो विदेश से कोई सामान खरीदा, विदेश से सामान किसी बंदे ने मंगाया, हम उस बंदे से सामान खरीद रहे हैं। विदेश से कोई सामान किसी ने, इसने मंगवाया विदेश से सामान, हम इससे सामान खरीद रहे हैं। ढंग से सुनो। फर्स्ट स्टेज डीलर मीन्स अ डीलर हु परचेजेस द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम नंबर 1 द मैन्युफैक्चरर, नंबर 2 एन इम्पोर्टर। फ्रॉम एन इम्पोर्टर, इम्पोर्टर इज नॉट अ फर्स्ट स्टेज डीलर। जो बंदा इम्पोर्टर से सामान खरीदेगा वो फर्स्ट स्टेज डीलर है। क्लियर है? अच्छा, द मैन्युफैक्चरर अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस इश्यूड as per the central excise rules or from the depot or from the premises of the consignment agent, that's it. आया ना? दूसरा, from an importer or from the depot or an importer or from the premises of the consignment agent of that importer. बोलो, under the cover of an invoice। हो गया काम। तो फर्स्ट स्टेज डीलर वो होगा जो मैन्युफैक्चरर से, उसकी फैक्ट्री से या उसके वेयर हाउस से, पहला यानी मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदे, दूसरा कंसाइनमेंट एजेंट से सामान खरीदे, तीसरा उसके डिपो से सामान खरीदे। ये मैन्युफैक्चरर का हो गया। दूसरा, अगर कोई बंदा फर्स्ट स्टेज डीलर है, अगर वो सामान किसी इंपोर्टर से खरीदता है, इंपोर्टर के कंसाइनमेंट एजेंट से सामान खरीदता है या इंपोर्टर के डिपो से सामान खरीदता है, इनवॉइस से कवर होना चाहिए, बात खत्म। इसको हम कहेंगे फर्स्ट स्टेज डीलर। तो सर सेकंड स्टेज डीलर क्या होता है, हमें बताने की ज़रूरत है क्या? बस बात खत्म। जो फर्स्ट स्टेज डीलर से सामान खरीदेगा वो सेकंड स्टेज डीलर कहलाएगा। क्लियर है? तो अब हमें सेकंड स्टेज डीलर बताने की ज़रूरत न को। हम लोग का पूरा समय आज का किस पर जाने वाला है? इनपुट। जैसे कल हम लोग का कैपिटल गुड्स पे गया था ना, आज हम लोग का पूरा समय किस पर जाने वाला है? इनपुट। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ है नहीं, सोच लो। केवल ये 7-8 डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो, ये 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ पढ़ने को ज़्यादा बचता नहीं। देखा जाए मतलब है तो बहुत कुछ, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, केवल चीज़ों को अपनी जगह रखना पड़ेगा। इनपुट मैंने लिखा था इनपुट, दूसरा पॉइंट क्या लिखा था शुरुआत की? कैपिटल गुड्स। यानी इनपुट डजन इंक्लूड व्हाट? कैपिटल गुड्स। इनपुट डजन इंक्लूड व्हाट? मोटर व्हीकल। इसका मतलब तो यही हुआ ना, फालतू में ये क्वेश्चन बनाते रहते हैं ना। देखो जरा, इनपुट, इनपुट मीन्स ऑल गुड्स, सारे गुड्स। इनपुट मीन्स ऑल गुड्स। अब मेरे लिए इनपुट क्या होगा? मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे लिए इनपुट क्या होगा? जो सामान मैं खरीदता हूँ, जिस पर मैं ड्यूटी पे करता हूँ, वो मेरे लिए इनपुट है। वो मेरे लिए क्या है? ऑल गुड्स यूज इन द फैक्ट्री बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अंडरलाइन कर लेना मैन्युफैक्चरर वर्ड पर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर इनपुट की डेफिनेशन किसके लिए ले रहे हैं? मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। इनपुट की डेफिनेशन इस पार्ट में किसके लिए ले रहे हैं? मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? ऑल गुड्स यूज इन द फैक्ट्री बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। मैं मैन्युफैक्चरर हूं किसी सामान का, तो जितने सामान मैं खरीदूंगा, जो भी गुड्स मैं खरीदूंगा, ऑल दोज गुड्स आर टू बी नोन एज इनपुट। अच्छा, ऑल गुड्स इंक्लूडिंग एसेसरीज। अच्छा, मोटरसाइकिल लेने जाते हो, उसके साथ क्या मिलती है? एसेसरीज मिलती है? नहीं मिलती? मिलती है ना? नहीं मिलती। अब अगर मैं इनपुट का मतलब लूँ, तो इनपुट का मतलब जो इस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बनाने में जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, वो मोटरसाइकिल बनाने में जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, और मोटरसाइकिल के साथ कुछ एसेसरीज भी निकल रही हैं, क्या वो इनपुट नहीं है? है ना? है ना? नहीं है? एसेसरीज भी तो साथ में जाएंगी गाड़ी के, कि नहीं जाएंगी? जाएंगी। और उस मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के साथ जाना उसका ज़रूरी है। अब चाहे वारंटी के थ्रू जाए, चाहे गाड़ी के साथ जाए। Any goods including accessories cleared along with the final product, the value of which is included in the value of final product, and goods used for providing free warranty for final product and goods used for free warranty। दो चीज़ें, एक तो एसेसरीज भी आ गई जो फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ चली जाती हैं, और दूसरी ऐसी चीज़ें जो वारंटी में जाती हैं, वो भी इनपुट कहलाएंगी। वारंटी में जाने का मतलब, इस अगर मैंने कंप्यूटर लिया,
कंप्यूटर लिया तो उसके साथ लैपटॉप बैग फ्री, मतलब लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग फ्री, ऐसा नहीं कंप्यूटर के साथ लैपटॉप बैग फ्री, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग फ्री मिलता है। एसेसरीज है या नहीं? इनपुट माना जाएगा या नहीं? नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। उसने कहा भाई साहब 1 साल की वारंटी है, कंप्यूटर पर लैपटॉप पर कितने साल की वारंटी है? 1 साल की। अगर कुछ होता है हम हैं, हो गया, ठीक है ना। हम गए, मैंने कहा देखो गड़बड़ी हो गई, तो उसने कहा इस पर सामान लगाना पड़ेगा 1000 रुपये का। मैंने कहा तो तुम्हारी हेडेक है। उसने सामान लगा करके रिपेयर करके दिया। तो क्या ये 1000 का जो सामान है क्या वो इनपुट है? हाँ, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो हमसे शुरू में ही वसूल ली गई थी जब हमने कंप्यूटर खरीदा था या लैपटॉप परचेज किया था। तो अब बोलो इनपुट में कौन कौन सी चीज़ें आई? 3। पहली चीज़ आई जो भी लैपटॉप को बनाने में सामान यूज़ हुए हैं वो। दूसरा एसेसरीज, वो भी इनपुट की तरह जो फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ जाएंगी। तीसरा वारंटी में यूज़ होने वाली चीज़ें, ठीक, वो भी इनपुट है। एंड गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वारंटी फॉर फाइनल प्रोडक्ट और ऑल गुड्स यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम फॉर कैप्टिव यूज। इनपुट में वो सारे सामान आएंगे जो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में खर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। वो सारे सामान जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो भी हमारे गुड्स क्या कहलाएंगे? इनपुट कहलाएंगे। तो इनपुट में 4 चीज़ें आई। पहली चीज़ आई सारे गुड्स जो यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में को बनाने में। दूसरा एसेसरीज। तीसरा वारंटी वाले सामान। फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पर लगाए गए सारे के सारे गुड्स, ठीक है ना। हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होनी चाहिए? कैप्टिव यूज़ होनी चाहिए, कैप्टिव कंजम्पशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑल गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट। अब देखो बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा ये तो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड था। ये जो पॉइंट है ये आउटपुट सर्विस से बिलोंग करता है। मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने पेपर का बंडल खरीदा, एक्साइज ड्यूटी दी होगी मैंने? नहीं दी होगी? दी होगी। पेपर के बंडल खरीदे ताकि तुम लोग को असाइनमेंट दे सकूं। क्या ये इनपुट नहीं है? इनपुट है ना। तुम लोगों को सर्विस देने में क्या ये असाइनमेंट रोल प्ले नहीं कर रहे? अच्छा। ऑल गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सर्विस। क्लियर है? पक्की बात है। तो अब इनपुट की डेफिनेशन समझने में हमें तो दिक्कत नहीं आएगी। सारे गुड्स जो किसी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, सारे गुड्स जो एसेसरीज की तरह यूज़ होते हैं, सारे गुड्स जो वारंटी की तरह यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होते हैं और आउटपुट सर्विस देने में यूज़ होते हैं, इतने गुड्स क्या कहलाएंगे? इनपुट कहलाएंगे। लेकिन एक्सक्लूड करता है ये कुछ चीज़ों को। दीज आर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आवर इनपुट। इनको हम इनपुट मानेंगे ही नहीं। कुछ तो तुम लोगों को पहले से ही मालूम है, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। क्या? कैपिटल गुड्स। क्या? मोटर व्हीकल। 2 चीज़ें तो तुम लोगों ने हटा ही दी। बोलो ना, कैपिटल गुड्स इनपुट नहीं होते, मोटर व्हीकल इनपुट नहीं होती। अच्छा, पहला पॉइंट, लाइट डीजल ऑयल जिसको हम पेट्रोल भी बोलते हैं। लाइट डीजल ऑयल और हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल। अब चाहे किसी भी तरह से जानो उसको, पेट्रोलियम समझ लो। पेट्रोल हो गया, चाहे वो हाई स्पीड डीजल हो, चाहे वो तुम्हारा लाइट डीजल ऑयल हो, चाहे वो मोटर स्पिरिट हो। चलें आगे। एनी गुड्स, कोई भी ऐसा सामान जो यूज़ होता है किसी कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन को बनाने में। घर बनवा रहे हो, क्या बनवा रहे हो? फर्नीचर खरीदा, एक्साइज ड्यूटी दी। प्लास्टिक का सामान खरीदा, एक्साइज ड्यूटी दी। ब्रिक्स खरीदे, सैंड खरीदे, रॉड खरीदे, कुछ भी खरीदे, जो भी सामान अब यूज़ हो रहा है तुम्हारा उस बिल्डिंग को बनाने में, सिविल कंस्ट्रक्शन करने में, दोज आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज इनपुट। उनकी क्रेडिट तो बेटा मिलेगी ही नहीं। क्लियर है? एनी गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग और अ सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, और लेइंग ऑफ फाउंडेशन और मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। नींव बनाना या कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना जो कैपिटल गुड्स को सपोर्ट करे। क्लियर है? उसका हमें कोई क्रेडिट इनपुट नहीं माना जाएगा। क्रेडिट को मारो गोली, इनपुट नहीं माना जाएगा, वो बात की बात है। इनपुट में क्या क्या नहीं आएगा? पहला कैपिटल गुड्स, दूसरा मोटर व्हीकल, तीसरा पेट्रोल, फोर्थ बिल्डिंग या सिविल कंस्ट्रक्शन या
कैपिटल गुड्स को सपोर्ट देने वाला स्ट्रक्चर बनाने में कोई इनपुट यूज हुआ है तो वो इनपुट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट, फूड आइटम्स, एनी गुड्स सच एज फूड आइटम्स, goods used in a guest house, residential colony, club or a recreation facility and clinical establishment when such goods are used primarily for personal use or consumption of any employee, that's it। फूड आर्टिकल्स हों, फूड आइटम्स हों, वो शामिल नहीं होंगे इनपुट में। कॉलोनी में यूज होने वाले सामान, गेस्ट हाउस में यूज होने वाले सामान, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में यूज होने वाले सामान, चाहे अब पर्सनल यूज हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ के यूज़ के लिए हो, वो सामान हम इनपुट नहीं मानेंगे, वो चीज़ें हम इनपुट नहीं मानेंगे। पक्की बात है, क्लियर। और लास्ट पॉइंट तो बहुत आसान, जिसका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से कोई लेना देना नहीं उसको इनपुट क्यों मानोगे, उसको हमें बताने की तो ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। एनी गुड्स विच हैव नो रिलेशनशिप whatsoever विद द मैन्युफैक्चर्ड ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट, हाँ या ना, क्लियर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, क्या उसका आउटपुट से कोई लेना देना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑफिस में यूज होता है, तो क्या उसका क्रेडिट हम ले सकते हैं उस पर दी गई ड्यूटी का? क्या उसका मैन्युफैक्चर्ड गुड से कोई लेना देना है? हाँ है, बिना उसके तुम आउटपुट कैसे बना लोगे? मैंने यहाँ रिलेशनशिप कोई ना हो, मैंने उसकी बात की। क्या बिना पेन और पेंसिल के, बिना प्रिंटिंग और स्टेशनरी के सामान के क्या आप मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स बना सकते हो? नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स। और बिना उसके यूज़ के तो हम मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स बना भी नहीं सकते। तो ये डायरेक्ट लिंक होना जरूरी नहीं है कि सामान यूज़ हुआ हो, ज़रूरी नहीं है। सामान उसके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यूज़ हुआ हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, बाबू एक्सक्लूसिवली बोला है ना कि फूड आइटम्स कवर नहीं होंगे, स्पेशली बोला है कि फूड आइटम्स पर अगर आपने कोई टैक्स दिया है तो वो इनपुट तो माना ही नहीं जाएगा। पहले तो सीधी सी बात ये बताओ, इनपुट माना नहीं जाएगा तो सैनवेट क्रेडिट मिलना नहीं है। जब इनपुट है ही नहीं तो काहे का सैनवेट क्रेडिट, ठीक है ना। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट हो, फूड आइटम्स हो, रेजिडेंशियल कॉलोनी में सामान लगता हो, या फिर गेस्ट हाउस में सामान लगता हो, तो ये सारे सामान नहीं माने जाएंगे। फूड आइटम्स भी नहीं माने जाएंगे, क्लियर। चाहे पर्सनल यूज़ हो चाहे एम्प्लॉयज़ के यूज़ के लिए हो। तो यहाँ लिखा है, एक क्लैरिफिकेशन आया है, क्लैरिफाइज दैट द एक्सप्रेशन नो रिलेशनशिप व्हाटसएवर विद द मैन्युफैक्चर ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट मस्ट बी इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड स्ट्रिक्टली एंड नॉट लूजली। Only credit of goods used in the factory but having absolutely no relationship with the manufacture of final product is not allowed। सामान फैक्ट्री में यूज हो रहा है लेकिन उसका मैन्युफैक्चर से कोई लेना देना नहीं है, उसको नहीं लिया जाएगा, उसको हम सामान को यूज इनपुट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन goods such as furniture and stationery used in an office within the factory are goods used in the factory and are used in relation to the manufacturing business and hence the credit of same is allowed। बताया, क्लियर है। अब हमें इनपुट की डेफिनेशन बताने में दिक्कत होगी क्या? नहीं। अब बताओ, हमें इनपुट की डेफिनेशन बताने में दिक्कत होगी? सीधी सी बात, अगर हमसे पूछे इनपुट मीन्स क्या, अरे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कंप्यूटर को दिमाग में रख लेना, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके साथ जो एसेसरीज़ मिलती हैं, फ्री वारंटी की चीज़ें जो मिलती हैं इलेक्ट्रिक जनरेशन में और आउटपुट सर्विसेज देने में, बस ना। लेकिन इसमें शामिल नहीं है कैपिटल गुड्स, इसमें शामिल नहीं है मोटर व्हीकल, इसमें शामिल नहीं है पेट्रोल, इसमें शामिल नहीं है बिल्डिंग या सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें, इसमें शामिल नहीं है फूड आइटम्स, रेजिडेंशियल कॉलोनी, गेस्ट हाउस से रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो पर्सनल हो चाहे एम्प्लॉयज़ के यूज़ के लिए हो। कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी जिसका मैन्युफैक्चर आइटम से कोई लेना देना नहीं है। बस बात खत्म। क्लियर है? नहीं। चलो, अगर इनपुट तैयार हो गया तो बेटा अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
रूल 3 पर वापस आते हैं। रूल 3 वापस आते हैं। हम अभी आपको दो चीज़ें नहीं बताएं। इनपुट बता दिया, इनपुट सर्विस बता करके मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इनपुट सर्विस जब जान जाओगे, इनपुट का मतलब इनपुट गुड्स था, इनपुट या इनपुट गुड्स की बात हो गई। अब हम इनपुट सर्विस की बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, नहीं तो अभी हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इनपुट सर्विस की बात कर लेंगे तो फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज डीलर और सेकंड स्टेज डीलर की बात की, उसी तरह सर्विस के केस में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेंगे। तो इनपुट सर्विस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हम दोनों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? अगर ये दोनों हो जाएंगे तो हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं डेफिनेशन पार्ट में। सीधे हम लोग आ गए सैनवेट क्रेडिट पर। रूल नंबर 3 हम लोगों ने देख लिया है, फिर देखते हैं। देख लिया है रूल नंबर 3 ऑलरेडी हम लोग का क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। आते ही यही बताया था मैंने, A manufacturer and an output service provider can take credit of excise duty paid on input or capital goods and service tax। 3 चीज़ों का ड्यूटी मिलता है क्रेडिट, इनपुट, कैपिटल गुड्स और सर्विस टैक्स। पेड ऑन इनपुट सर्विसेज, सच क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स कॉमनली नोन एज सैनवेट क्रेडिट। दिस क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज टू पे एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस टैक्स ऑन आउटपुट सर्विसेज। दैट्स इट। किन किन की ड्यूटी के आप क्रेडिट ले सकते हो, आज आते ही मैंने बताया था। बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, NCCD, और सबसे लास्ट में नीचे लिखा था स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। यही तो बताया था। हो गया ये सेक्शन हम लोग का खत्म हो। रूल 3 इज ओवर। रूल 3 में कुछ नहीं करना था हम लोग को, नहीं समझे? दोनों हमने कल भी कुछ पढ़ाया, आज भी कुछ पढ़ाया, दोनों मिलाकर रूल नंबर 3 हम लोग का फिनिश। पेड ऑन हो गया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉइंट्स टू बी नोटेड। मैं पॉइंट्स टू बी नोटेड में केवल पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं, बस बाकी पॉइंट्स फ्यूचर के लिए छोड़ देंगे। जब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर वापस आ करके देखेंगे। पहला पॉइंट है जॉब वर्कर पर। जॉब वर्कर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट इंटरमीडिएट गुड्स एलिजिबल टू टेक सैनवेट क्रेडिट। जॉब वर्कर क्या होता है? मेरे यहाँ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स बन रहा है, अचानक उसका कोई हिस्सा जो मेरे यहाँ नहीं तैयार हो पाता, पैकिंग हुआ किसी भी तरह का, मैंने वो चीज़ ट्रांसफ़र कर दी जॉब वर्कर को कि तू बना करके हमको दे, ताकि हम इसमें फिर आगे की प्रोसेसिंग कर सकें। ये बीच की थोड़ी प्रोसेसिंग है, तू कर, हाँ या ना? उसको कहेंगे जॉब वर्कर। अब वो सामान बना करके हमको वापस करेगा, वो सामान बना करके हमको वापस करेगा। सैनवेट क्रेडिट इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड ड्यूटीज। अबव मेंशन्ड जो सारी ड्यूटीज मैंने बताई, और सेस पेड ऑन एनी इनपुट और इनपुट सर्विस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहाँ से आ गया? अब तक तो लोग फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बीच में वर्ड कहाँ से आ गया? फिर से मैं पढ़ूं। सैनवेट क्रेडिट इज अलाउड, सैनवेट क्रेडिट यानी बेनिफिट इज अलाउड, जो हमने ड्यूटीज पे की हैं। बस सैनवेट क्रेडिट इज अलाउड का मतलब जो हमने ड्यूटीज पे की हैं। अब आगे की लाइन मत पढ़ो कि कौन सी ड्यूटी पे की। सैनवेट क्रेडिट इज अलाउड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। बस इतना ही सफिशिएंट था, फालतू की 2 लाइनें तो बीच में फालतू की डाल दी गई थी। नहीं, कितना सिंपल है। सैनवेट क्रेडिट इज अलाउड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगर हम कोई सामान बना रहे हैं, अभी आधे में ही है, तो अगर इस आधे में ही सामान का जो हमने ड्यूटी खरीदते समय पे किया है अब तक, उसका क्रेडिट हम ले सकते हैं। कॉमा, by a job worker availing the benefit of exemption specified in the notification and received by the manufacturer for use in or in relation to the manufacture of final product।
नोटिफिकेशन क्या कहता है, पहले उस नोटिफिकेशन को समझ ले, फिर से ऊपर की बात करेंगे। ग्रांट एग्जेम्पशन टू स्पेसिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री एज अ जॉब वर्क एंड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट विच आर लायबल टू एक्साइज ड्यूटी। अब ढंग से सुनना, मैंने तुम लोग को जब इंटरमीडिएट गुड्स बताया था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बताया था, तो उस समय मैंने कहा था कैप्टिव कंजम्पशन में अगर कोई सामान होता है तो उसके मैक्सिमम चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया गया है, बताया था। द मैक्सिमम ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैज़ ऑलरेडी अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशंस। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम कैप्टिव कंजम्पशन में नहीं बना रहे, हम इसका सामान कहीं से बनवा करके ला रहे हैं जॉब वर्कर की तरह। तो इसके द्वारा, अब ढंग से सुनना, जो जॉब वर्कर ड्यूटी पे कर रहा है, भाई सामान तो वो भी बनाएगा ना, सामान बनाकर हमको ट्रांसफ़र कर रहा है ना, नहीं कर रहा, तो जो ड्यूटी हम पे कर चुके हैं फाइनल प्रोडक्ट पर हम उसका क्रेडिट ले लेंगे, भले ही बीच में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के लिए कहाँ गया हो, जॉब वर्कर के पास, बशर्ते नोटिफिकेशन द्वारा कवर्ड हो। और नोटिफिकेशन ग्रांट करता है एग्जेम्पशन किसको, जरा पढ़ करके बताओ, मैन्युफैक्चरर को या जॉब वर्कर को? ढंग से पढ़ो, किसको एग्जेम्पशन ग्रांट किया गया है, मैन्युफैक्चरर को या जॉब वर्कर को? चलो, एग्जेम्पशन टू स्पेसिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री एज अ जॉब वर्क। ओ यहाँ तो कहानी ही पलट गई। जॉब वर्कर एज अ मैन्युफैक्चरर, उसको एग्जेम्पशन दिया गया, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जॉब वर्कर एज अ मैन्युफैक्चरर एंड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट विच आर लायबल टू एक्साइज ड्यूटी, हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी जॉब वर्कर भी एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट, सेनवेट क्रेडिट ले सकता है। क्या कर सकता है? ले सकता है, जो भी उसने ड्यूटीज पे की हुई हैं उनका। अरे जॉब वर्कर जॉब करेगा तो ऐसा थोड़ी कि जो दिया है बस उसको घुमा फिरा कर वापस करेगा, उसमें कुछ इनपुट डालेगा, नहीं डालेगा, इनपुट सर्विस डालेगा, कैपिटल गुड्स का यूज़ करेगा। जॉब वर्कर नहीं करेगा तो उसने ड्यूटीज़ का पेमेंट किया होगा, और उस जॉब वर्कर जब हमको सामान रिलीज़ कर रहा है तो क्या उन ड्यूटीज़ का क्रेडिट नहीं ले सकता? बिल्कुल लेगा ना। अब समझ में आई बात? तो अब पहले की एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है, सेनवेट क्रेडिट इज अलाउड ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्लियर है? एलिजिबल पेमेंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ सेनवेट क्रेडिट बताया था क्या? नहीं बता दिया क्या मैंने ये? हाँ बताया, कर ये नहीं बताया, अभी तो बताया। पहला साइड इधर बताया था, ये ड्यूटी से कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो बताया। तो एनसीसीडी का एनसीसीडी में, एजुकेशन सेस का एजुकेशन सेस में, एसएचई का एसएचई में, और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम का सर्विस टैक्स में नहीं कर सकते। यही तो बोला, बाकी सबका एक दूसरे में कर सकते हो। एलिजिबल पेमेंट्स, सेनवेट क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एनी एक्साइज ड्यूटी। हाँ या ना? ढंग से सुनना, किसी भी एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट, किसी भी ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हो, एनी एक्साइज ड्यूटी। लास्ट दिया है ई, सर्विस टैक्स ऑन एनी आउटपुट सर्विस, यानी सर्विस टैक्स में पेमेंट कर सकते हो और एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हो। बीच में जो चीज़ें दी हैं, हम सेनवेट क्रेडिट का यूज़ कर सकते हैं अगर मैंने मटेरियल को एज सच रिमूव कर दिया। सामान खरीदा, इनपुट खरीदा, मैंने लिख दिया हमको क्रेडिट लेनी बाकी है, हमने इतना ड्यूटी दे दिया, ये क्रेडिट लेनी बाकी है। और सामान को हमने यूज़ नहीं किया मैन्युफैक्चर में, जैसे आया था उसी तरह एज सच रिमूव कर दिया, रिमूव्ड एज सच, जैसे आया था वैसे गया, तो उसका भी पेमेंट करने में कर लेना ना। अगर तुमने डेबिट साइड लिख दिया एसेट की तरह, उसको पेमेंट साइड में लिख दो कि हमने पेमेंट कर दिया। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, क्या बोल सकते हो? रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। क्लियर है? सामान आया, लिख दिया इसका यूज़ हम फ्यूचर में करेंगे पेमेंट करने में, सामान को ऐसे ही रिमूव कर दिया तो यूज़ कर लो ना क्रेडिट को, सेनवेट क्रेडिट ले लो उस पर भी। कैपिटल गुड्स, जैसे ही कैपिटल गुड्स खरीदा, मैंने लिख दिया ड्यूटी का पेमेंट कर दिया, अब इसका यूज़ हम करेंगे पेमेंट करने में,
लेकिन कैपिटल गुड्स को एज सच रिमूव कर दिया, जैसे कैपिटल गुड्स आया उसी तरह रिमूव कर दिया, उसका भी रिवर्सल करने में यूज कर लो ना सैनवेट का। तो अब जरा देखो, एलिजिबल पेमेंट्स, एनी एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट और एन अमाउंट इक्वल टू सैनवेट क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट if such inputs are removed as such or after being partially processed, an amount equal to sandwich credit taken on capital goods if such capital goods are removed as such, an amount when goods are cleared after repair, छोड़ दो ये बाद में पढ़ेंगे, सर्विस टैक्स ऑन एनी आउटपुट सर्विसेज। क्लियर है? बोलो। एक चीज नहीं समझ में आती, मैंने 3 सामान खरीदे थे, इस पर मैंने 10,000 की ड्यूटी पेमेंट की थी, इस पर मैंने 50,000 की ड्यूटी पेमेंट की थी, इस पर मैंने 20,000 की ड्यूटी पेमेंट की और सर्विस टैक्स का पेमेंट किया था 30,000 रुपये। क्लियर है? हाँ या ना? हम केवल एक्स सामान को बनाकर सेल कर रहे हैं 2 लाख में और इस पर ड्यूटी आ रही है, एक्साइज ड्यूटी जो मुझे पेमेंट करनी है वो आ रही है 60,000। इसका भी यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने में, इसका भी कर सकते हैं पेमेंट करने में, इसका भी कर सकते हो पेमेंट करने में और इसका भी पेमेंट करने में कर सकते हो। हम लोग एक ड्यूटी का दूसरे ड्यूटी में पेमेंट कर सकते हैं, पूछ रहा हूँ, कर सकते हैं। हाँ, बोल, अरे बोलो ना। हमें इससे क्या लेना देना भाई, हमने ड्यूटी का पेमेंट किया ना, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द क्रेडिट ऑफ दोज ड्यूटी, दैट्स इट। 1-to-1 कोरिलेशन का होना जरूरी नहीं है, इसका यूज़ करो ना, कौन मना कर रहा है? 1-to-1 ऐसे तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का वो इंक कहाँ यूज़ की थी 2 रुपए वाली, ऐसे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे भाई, मुसीबत खड़ी हो जाएगी, नहीं समझे? यहाँ 1-to-1 कोरिलेशन से कोई लेना देना नहीं होता। आपने सामान खरीदा, कोई भी सामान खरीदा, ड्यूटी दी, आप सैनवेट क्रेडिट की तरह उसका यूज़ कर सकते हो, बात खत्म। क्लियर है? 1-to-1 कोरिलेशन होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, सिंस द क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एनी एक्साइज ड्यूटी ऑन एनी फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस टैक्स ऑन आउटपुट सर्विस, 1-to-1 कोरिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक। नॉन एलिजिबल पेमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लीन एनर्जी सेस में कभी यूज मत कर लेना ड्यूटी को। एक लाइन की बात, क्लीन एनर्जी सेस में कभी भी ड्यूटी का यूज मत कर लेना। क्लीन एनर्जी सेस में सैनवेट क्रेडिट नहीं ले सकते आप। दूसरा, एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स, ये मैं बता चुका हूं 1/2011 कोल फर्टिलाइजर 2% वाला बताया था ना। सर्विस टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज वेयर द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द सर्विस रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में भी हम सैनवेट क्रेडिट नहीं ले सकते। एक तो नोटिफिकेशन के केस में सैनवेट क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं ना, बोलो, एग्जेम्प्टेड गुड्स की कैटेगरी में आ गए ना। क्लीन एनर्जी सेस में हम सैनवेट क्रेडिट, और जहाँ पर सर्विस रेसिपिएंट को टैक्स देना हो तो वहाँ सर्विस प्रोवाइडर सैनवेट क्रेडिट नहीं ले सकता। क्लियर है? पक्का? अच्छा लिख लेना, सर्विस टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज वेयर द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज सर्विस रेसिपिएंट, ब्रैकेट में लिख देना 100%, ब्रैकेट में लिख देना 100%। तो 100% जहाँ सर्विस रेसिपिएंट की जिम्मेदारी होगी वहाँ पर इसको माफ हटाया गया है सैनवेट क्रेडिट ना लेने के लिए, पार्शियल पर नहीं। ढंग से देखना, जनवरी का हम 5 फरवरी में पेमेंट करते हैं या 6 फरवरी में पेमेंट करते हैं, तो मालूम है ना। जनवरी की पूरी ड्यूटी का पेमेंट कब करते हैं? हमने
1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक 1,00,000 रुपए ड्यूटी का पेमेंट किया है और 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 60,000 रुपए की ड्यूटी का पेमेंट किया है, यानी 40,000 की ड्यूटी का पेमेंट 1 फरवरी से 5 फरवरी तक किया, यही तो मतलब निकला। और जो मेरा ड्यूटी लायबिलिटी बनी है जनवरी मंथ की, यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, वो बनी है 80,000, 1 to 31। बताओ 1 से 31 जनवरी तक की ड्यूटी लायबिलिटी मेरी आई 80,000, जबकि 1 से 31 जनवरी तक के अंदर जब सामान मैंने खरीदा था तो ड्यूटी हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं 60,000, और 1 तारीख से 5 फरवरी तक की जो ड्यूटी हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं 1,00,000। बताओ हम कितना एडजस्ट करें, 60,000 या पूरा 1,00,000? कल हम गए थे सिनेमा देखने, जानते हो किस सिनेमा में? कौन सा? फन सिनेमा गए तो यहाँ बताओ, ये बताओ क्या है, कितना यूज़ करेंगे? साठ या पूरा 80 कर ले? पूरा पूरा कितने लोग कहते हैं 60? हम भी साथ हैं, 60,000। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की ड्यूटी का क्रेडिट आप ले सकते हैं 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की ड्यूटी लायबिलिटी में। ये नहीं कि 5 जनवरी फरवरी को पेमेंट करना है तो 5 फरवरी तक जितना पेमेंट कर दिया, ना 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 ना। मंथली क्वार्टरली जैसा केस हो, लास्ट डेट तक आप जा सकते हैं। अगर क्वार्टरली है तो अप्रैल मई जून 30 जून तक जितना आपने ड्यूटी पेमेंट कर दिया है उसकी क्रेडिट ले सकते हैं आप जुलाई में। क्लियर है? पक्की बात है। तो यहाँ पर 60,000 की क्रेडिट लेंगे और 20,000 हमको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट यही है, सैनवेट क्रेडिट अवेलेबल ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ और क्वार्टर ओनली टू बी यूटिलाइज वाइल पेइंग एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स। द सैनवेट क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज only to the extent such credit is available on the last day of the month का लास्ट डे और क्वार्टर का लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी और टैक्स रिलेटिंग टू दैट मंथ और द क्वार्टर। दैट्स इट। समझ में आई बात? पॉइंट्स टू बी नोटेड कर लिया है हम लोगों ने। पॉइंट नंबर सी, एनसीसीडी का यूज़ केवल एनसीसीडी में करेंगे। कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? अच्छा। पॉइंट नंबर बी, क्रेडिट ऑफ स्पेशल 3(5) का आप सर्विस टैक्स में यूज़ नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर बी हम लोगों ने कर चुका, टिक कर लो। पॉइंट नंबर 1, केवल एक लाइन की इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है, तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है। Units situated in northeastern state Jammu and Kashmir, Sikkim and Kutch district enjoying exemption of duty payable in cash can avail Sandvit on input and input services only for payment of duty on final product in respect of which exemption has been availed। ढंग से सुनना, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दो, क्या जम्मू एंड कश्मीर के लोग सैनवेट क्रेडिट ले सकते हैं? एक्साइज में हो सकता है, बहुत बढ़िया। सर्विस टैक्स में नहीं हो सकता क्योंकि सर्विस टैक्स उन लोगों पर अप्लाई नहीं होता। तो उस सर्विस टैक्स पर क्रेडिट किस पर ले सकते हैं? एक्साइज की। बहुत ही बढ़िया। पान मसाला और टोबैको पर जो ड्यूटी जाती है उसका भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। बाकी सब अब स्पेसिफिक पॉइंट हैं।
2 क्लासेस और चलेंगी, हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जितना बताया है उतना दिमाग में सेट कर लेना। कैपिटल गुड्स की डेफिनीशन, इनपुट की डेफिनीशन, इनपुट एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकंड स्टेज डीलर, फाइनल प्रोडक्ट, इतनी चीज़ें डेफिनीशन क्लियर होनी चाहिए। रूल नंबर 3 जितना बताया है, कौन कौन सी ड्यूटी हैं जिनका आप क्रेडिट ले सकते हैं, कहाँ कहाँ ले सकते हैं, दैट्स इट। इतनी चीज़ें दिमाग में सेट करके नेक्स्ट क्लास में आना। 2 क्लास और चलेगा, टॉपिक इज़ ओवर। थैंक यू बच्चों।